गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो, ले आए हैं पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। मतलब वो बच्चों को कह रहे थे कि तुमने पैसे ठीक से मांगे नहीं होंगे, तुमको नहीं मिली है। और पैसे कैसे मांगे जाते हैं? पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। फिर से जाओ, उनको वो वापस भेजता है, बोलता है फिर से जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुआनी है, क्या हुआ? ये लो, पैसे ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए हैं पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, तो बच्चों को कह रहा था मैंने तरकीब बताई तो तुम्हें पैसे मिल गए ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ले लो। मतलब जिसके पास नहीं था वो उसको भी अपनी खुशी से वह बच्चों को दे रहा था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया, मतलब सबको मुरली देकर वह आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की बातें सुनती रही। रोहिणी अपने मकान में बैठी हुई थी और मुरली वाले की बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। तो सोचने लगी कि बच्चों से इतना प्यार करने वाला फेरी वाला यहाँ पे कभी पहले आया ही नहीं। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, मतलब सामान बेच रहा है वो कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरफ मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मतलब वो कह रहा था कि कहना चाह रही थी कि वो कितना समय की बात है, वक्त जैसा भी आए। इसी तरह मुरली वाले का शीर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला, मतलब वो दूसरी गली में गया, फिर उसको वही स्वर सुनाई पड़ा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा मीठा स्वर है, मतलब कितनी उसकी मीठी आवाज़ है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह से बातें याद आती रही, मतलब उसको प्रेम भरी बातें वह उनको याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, मतलब बहुत सारा टाइम बीतता चला गया। फिर मुरली वाला ना आया, धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मतलब उसको महीनों के महीने चले गए, लेकिन फिर मुरली वाला आया ही नहीं, और धीरे धीरे उसकी स्मृति मतलब याद उसकी मतलब दिमाग से निकलने लगा उसके। 8 महीने के बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, मतलब जो घुटनों तक लंबे बाल होते हैं, केश सुखा रही थी, मतलब अपने बाल सुखा रही थी। इस तरह नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तब उसको क्या सुनाई पड़ा? नीचे बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मतलब उसको याद आ गया एकदम कि मिठाई वाले का जो स्वर है वह परिचित है, मतलब याद कहीं से सुना है, ऐसा उसको लग रहा था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, मतलब वो छत पे थी तो एकदम वो नीचे आ गई। उसी समय उसके पति मकान में नहीं थे, मतलब उसके पति थे वो घर पे नहीं थे, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, मतलब उसके पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो उसने बोला दादी को कि चुन्नू मुन्नू के लिए दादी मिठाई ले लो, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मतलब उसको रोको और उसको कमरे में बिठाओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, मतलब मैं वहाँ पे नहीं आ सकती, आप जाके उनके लिए बच्चों के लिए मिठाई ले लो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की और से बैठी रहूँगी, मतलब मैं पर्दे के पीछे खड़ी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो उसने दादी ने मिठाई वाले को बुलाया और बोला इधर आ जाओ। मिठाई वाला निकट आ गया, मिठाई वाला पास में आ गया। कितनी मिठाई दूँ माँ? उसने पूछा कितनी मिठाई दूँ आपको मैं नए तरह की मिठाइयाँ हैं, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर में मुंह में टिकी रहती है। मतलब अपनी मिठाइयों के बारे में उनकी बताने लगा कि तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। बच्चे इसे चाव से चूसते हैं, मतलब बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। इन्हीं गुणों के सिवा मैं ये खांसी को भी दूर करती है। मतलब वो क्या बता रहा था कि ये मिठाइयाँ ऐसी तो हैं लेकिन इससे खांसी भी दूर हो जाती है। कितनी दूंगी मैं? चपटी गोल पहलेदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब वो कितनी दे रहा था? वो पैसे की 16
दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला नहीं दादी, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं इससे अधिक नहीं दे सकूँगा। मतलब दादी उससे मोलभाव करने लगी और दादी को बोलने लगा मिठाई वाला कि मैं इतना ही दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। रोहिणी वो पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी। बोली, दादी फिर भी आपको काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे ही ले लो। तो रोहिणी ने दादी से बोला कि आपको काफ़ी सस्ता दे रहा है, आप ये 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। तो उसने बोला 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 दे दो। फिर बूढ़ी दादी बोली, मुझे मोल भाव ज़्यादा करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। मतलब वो मुस्कुरा रही थी। कहते हुए रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे, पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तुम तो नहीं, तुम हो नहीं। तो वो दादी से उसने बोला, रोहिणी ने, कि मिठाई वाले से पूछो कि तुम पहली बार आए हो कि पहले कभी आए हो यहाँ पे, कि तुम यहीं पे रहते हो। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। मतलब जैसे जैसे दादी पूछने ही वाली थी उनसे, तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया हूँ मैं, पहले कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आर से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? तो रोहिणी को इस बात का याद तो आ रहा था कि पहले कभी आए, लेकिन वो उससे पूछ रही थी कि आप मिठाई लेकर ही आए हो बेचते हुए कि कोई और चीज़ लेकर आए हो? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मयादिवादी भावों में डूबकर इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाले ने बड़े खुशी से कहा यहाँ पे, और आश्चर्य भाव से कहा, मैं डूबकर कहा कि मैं पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। मतलब जो रोहिणी सोच रही थी कि जो मैं अनुमान लगा रही थी वह ठीक निकला। अब तो वह इससे और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो थी। मतलब उससे और कुछ बातें वह पूछना चाहती थी। वह बोली, व्यवसाय में तुम्हें क्या मिलता होगा? तो मतलब उसने बोला कि इस तरह से व्यवसाय करके तुम्हें मिलता क्या होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। तो उसने बोला, ज़्यादा तो नहीं, हाँ खाने भर को मुझे मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो बोला, कभी मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मुझे ये सब चीज़ देकर, ये सब चीज़ बेच के मुझे सुख जरूर मिलता है, सो कैसे, यह भी बता दो। तो उसने रोहिणी ने पूछा कि अगर आप इतना ही बता रहे हो तो और भी कुछ बता दो। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? मतलब बेकार में उन सब बातों के विषय में मैं क्यों बात करूं? उन्हें आप जाने ही दो। तो उसने बोला, जाने दो उन सब चीज़ों को, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। तो उसने बोला कि अगर आप इन बातों को छोड़ दो और अगर आप वो बातें जानेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। बस इतना बताया तो और भी बता दो, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो उसने रोहिणी ने बोला, आपने इतना बता दिया है तो और भी ज़्यादा बता दो, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो उसने बोला, इतनी देर में तुम मिठाइयाँ बेच दोगे, उतनी तो तुम्हें हर्जा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, मैं मिठाइयाँ तुमसे और ले लूँगी। अतिशय मतलब उदासीता, गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मतलब वो अपनी कहानी रोहिणी को बताता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी का सुख था। मतलब उसके पास सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मतलब उसकी वाइफ भी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का सुख था और भीतर सांसारिक सुख भी था। मतलब बाहर देखो तो संपत्ति भी थी मेरे पास, पैसे भी थे और भीतर सांसारिक सुख भी था। मतलब मेरी एक फैमिली भी थी, बड़ी सुंदरी थी, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। मतलब बच्चे के बारे में बता रहा है कि मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे कि जैसे को सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था।
मतलब उनके जो क्रियाकलाप थे उनके उनके कारण घर में कोलाहल मतलब पूरा शोर मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, मतलब कह रहा है कि अब ऐसा अभी कोई भी नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब वो सोचते रहे कि मेरी भी मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे और यहीं कहीं। तो वो कहना चाह रहा है कि मतलब उनको लगता है कि मेरे बच्चे भी यहीं कहीं होंगे, यहीं जन्मे होंगे, तो उसी की तलाश में निकला हूँ। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, मतलब उस तरह मतलब बच्चों के साथ सब टाइम बिता के मैं सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक भी मिल जाती थी, मतलब उसको इस तरह बच्चों के साथ रह के उसको अपने बच्चों की झलक मिल जाती थी। ऐसा जान पड़ता है कि वैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं, मतलब उनको लग रहा था कि मतलब मेरे बच्चे भी इसी में जन्मे होंगे कहीं ना कहीं, और उसमें उसको अपने बच्चों की झलक मिलती थी, और यहीं वह उछल कूद रहे होंगे, हंस खेल रहे होंगे। उसे पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी तरह से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है तो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब उसको वो कह रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, अगर है जो नहीं है मैं उसको मैं इसमें पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर आती हैं, मतलब उसकी कहानी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। उसी समय क्या हो गया, चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आँचल पकड़ कर बोले अम्मा मिठाई। तो उसने रोहिणी का आँचल पकड़ कर उसके लपेट कर बोले अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से बड़ी मिठाई वाले ने चुन्नू और मुन्नू को दे दी। तो मिठाई वाले ने सुनकर मतलब उसने जल्दी से 2 कागज़ की पुड़ियाँ बनाई, उसमें मिठाइयाँ भरकर चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मतलब उसने अंदर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा अब इस बार मैं पैसे न लूँगा। तो उसने मिठाई वाले ने क्या कहा, इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। दादी माँ अरे अरे ना, अपने पैसे तो लिए जा भाई। तो उसने दादी माँ ने बोला अरे अरे ऐसा नहीं है, तुम अपने पैसे ले के जाओ। तब तक वो आगे सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाई माला मिठाई वाला, मतलब उसको मिठाई दे के उनसे वो आखिरी में पैसे नहीं ले गया और वह आगे निकल गया। इसी के साथ आज ये चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।